आज जो न्यूज़ है, आज इतनी कोई ज़्यादा वही न्यूज़ नहीं है। अगर आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो ना हिंदू को, तो वो आप सारी न्यूज़ आज कवर कर लोगे। आज ऐसी न्यूज़ है, कोई ऐसे एक्स्ट्रा न्यूज़ नहीं है, हम शुरू से आ जाते हैं। पूरी वही। स्क्रीन शेयर हो कर दो। हाँ, स्क्रीन शेयर, एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट। थोड़ा शेयर हो गई ना स्क्रीन? ओके 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 देन, ओके ओके। तो क्या है, सारी न्यूज़ जो है, जो प्रीवियस मतलब कुछ जो मंथ में आई है वही न्यूज़ है, कोई ऐसी नई न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है ना? अगर हिंदू आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि मतलब न्यूज़ क्या कौन सी नई आई है, क्या पुरानी है। तो सब आज पुरानी न्यूज़ आई है, वही रिपीटेशन आया, वही आता है हिंदू में। अगर आपने 6 मंथ का हिंदू पढ़ लिया तो आपको वही रिपीटेशन मिलेगा। और थोड़ा मैं लेट इसलिए हो गया हूँ आज के लिए, सॉरी, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, वो मुझे देना पड़ता है, उसके लिए मैं मेंस की और फिर उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई, क्योंकि मेंस की तैयारी अभी से लेके चलनी है, क्योंकि प्री के बाद मेंस में बहुत कम गैप है। तो इसलिए थोड़ा बिजी हो गया और इसलिए लेट हो गया। पहली जो न्यूज़ आई है वही आई है कि जो आपका ग्लेशियर बस्ट हुआ है उत्तराखंड में। हम इसमें 2 प्रोजेक्ट को फॉलो हुआ है। एक तो नंदा देवी मतलब आपका ऋषि गंगा प्रोजेक्ट चल रहा था, और एक तपोवन प्रोजेक्ट था धौली गंगा भी। इन दोनों प्रोजेक्ट को हार्मफुल हुआ, जो एनटीपीसी के अंडर डेवलप प्रोजेक्ट थे। तो हमें वही पढ़ना है, धौली गंगा। हम इसके लिए क्या पढ़ना है, हम एक चीज़ पे जाते हैं, जीमेल पे जाएंगे अपना, जो मैंने आपको पूरी ट्रिब्यूटीज बताई थी वही मेन है इसमें। सॉरी, गूगल खुल गया। इमेज बहुत बड़ा, मतलब वो कहाँ गई, ये रहे। हम यही इमेज पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था बद्रीनाथ से बी और ए कनेक्शन है, अलकनंदा निकलती है यहाँ से, धौली गंगा आती है, जिसपे फॉल हुआ है धौली गंगा। ठीक है ना? ये कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग पे आके मिलती है। विष्णु प्रयाग पे आके मिल, मैं बताया था विष्णु सबसे ऊपर है, धौली गंगा विष्णु प्रयाग पे मिलती है। फिर ए बी, ए पे बद्रीनाथ से ए निकलती है, यानी ए कौन सी हो गई? अलकनंदा हो गई। फिर नंदकर्णी नंद प्रयाग पे मिलती है। फिर पिंडार, पिंडार जो होते हैं सेपरेशन के लिए, पिंडारी सेपरेशन ब्रिटिश ने प्रोग्राम चलाया था। तो पिंडारी से कर्म बुरे थे, तो कर्म के लिए कर्ण प्रयाग बताया था मैंने आपको। फिर केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा लास्ट में कहाँ पे मिल जाती है? देव प्रयाग में। फिर ऋषिकेश में आ जाती है, ऋषिकेश से नीचे आ जाएगी वो हरिद्वार में, और फिर प्लेन में आ जाती है, जहाँ मेरी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर पड़ती है वो प्लेन में आ जाती है। वहाँ तक अलर्ट किया गया था गंगा के। तो यही सारी चीज़ पढ़नी थी, ये सारे वो पढ़ने थे कौन से कहाँ मिलती है। देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, करण प्रयाग जो पिंडार को जोड़ता है, नंदकर्णी को नंद प्रयाग जोड़ता है, और धौली गंगा को विष्णु प्रयाग जोड़ता है। धौली गंगा पे प्रोजेक्ट बन रहा था वो नीति पास के जो पास है वहाँ से निकलती है, मतलब नंदा देवी। तो यही सारा उसमें दिया गया आर्टिकल में कि कौन कौन से प्रोजेक्ट फॉल हो गए हैं, वो हार्मफुल हुआ है। और आपको मैंने आपको ट्रिब्यूटीज बता दी, तो वो याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें। अभी आदमियों को ढूंढना, सर्चिंग चल रही है, नियर अबाउट 125 लोग मिस है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। फिर क्यों ये सब हुआ है, कल मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, कल रिपोर्ट भी आई थी एक, वो क्लाइमेटिकल चेंज इफेक्ट बोला गया सब चीज़ों के लिए। जो क्लाइमेटिकल मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आज भी ऐड किया है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने कल भी रिपोर्ट शेयर की थी, सारे उसमें पॉइंट बोलते। देखो ये क्यों हुआ है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये कल एक वो आई थी कि स्नो पैक और ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये सब मेल्ट हो रहे हैं, स्नो पैक और ग्लेशियर्स। मैंने आपको स्नो पैक और ग्लेशियर में अंतर बताया था। स्नो पैक जो होती है, जैसे ये माउंटेन है, ये आपका माउंटेन है, ठीक है ना, इसकी पीक जो होगी, ये स्नो पैक्स की पीक होती है, ये जल्दी पिघलती है इन कम्पेयर टू ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होता है? ग्लेशियर्स पूरे बर्फ़ के जमे रहते हैं वो। और फिर जैसे यहाँ पे कोई वैली आ गई, यहाँ पे कोई वैली आ गई, इसमें ग्लेशियर इकट्ठा हो जाते हैं, जमे वो पार्टिकल्स इसमें ग्लेशियर इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है, इन्हें ग्लेशियर लेक बोलते हैं। फिर इसी का ग्लेशियर का ही आउटब्रस्ट हुआ है, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसमें हल्की सी नमी आई, और उसमें थोड़ा सा वो मिला, तो आउटब्रस्ट बह गया वो ग्लेशियर नीचे बहुत तकड़ी मात्रा में। तो यही सब हुआ है जो वहाँ पे हुआ है। तो इसमें क्या, इसमें अफेक्टेड कौन कौन सी कंट्रीज है? अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा, ग्लेशियर स्नो पैक पिघलते रहे, तो इंडिया को हार्मफुल इफेक्ट होगा, नेपाल को होगा, पाकिस्तान को होगा, क्योंकि आपकी सारी रिवर पाकिस्तान में जाती है, लाइफ लाइन है। चाइना को भी होगा क्योंकि उसकी लाइफ लाइन यहाँ से ही निकलती है। तो हाईली डिपेंडेंट हिमालय रिवर पे ये कंट्रीज़ हैं, तो इनको हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है। फिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि वो जो रेन का वाटर होगा रन ऑफ हो जाएगा, जल्दी पिघल जाएगा, स्नो मेल्ट हो जाएंगे, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, और ठीक है वो फिर फेस वाटर स्टेट आ जाएगा, मतलब कैचमेंट एरिया में मतलब पानी नहीं रहेगा,
तो कैचमेंट एरिया में जैसे देखो यहाँ से बर्फ़ हाथों हाथ पिघल रहे हैं टेम्परेचर की वजह से। जो कैचमेंट एरिया होता है मतलब कि उसमें क्या पानी जो रहता है यूटिलाइज करते हैं वो रहेगा ही नहीं, जो हल्के हल्के पानी आता रहता है ग्लेशियरों से। वाटर स्केर्सिटी आ जाएगी, दो कारण से आएगी। जो मैंने बताया कि पानी रहेगा नहीं, नीचे चला जाएगा प्लेन में, फिर ओशन में चला जाएगा, तो जो हल्के हल्के पिघलते रहते हैं पानी का सोर्स फुलफिल रखते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। जो ऑलरेडी पानी है स्रोतों में, वहाँ की लेक में पानी है, हिमालय में लेक है, वो उसका इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, वो सूख जाएंगी जल्दी। तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इफेक्ट क्या बताया, क्लाइमेटिकल चेंज ही इन्होंने इफेक्ट बताया, जो दोनों ये आई हैं। तो यही सब इसमें दिया गया और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। ये फिर सब सारी न्यूज़ ही आ गई। फिर एक हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। मैं एक मैरिज हुई थी, मतलब कि उन्होंने क्या किया था कि लड़के ने अपना नाम शिवा रखा हुआ था पर मुस्लिम था, और ठीक है एक हिंदू लड़की से उन्होंने आर्य समाज के अंदर शादी कर ली, तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड, ये केस स्टडी है आपको मेंशन करने के लिए आ जाए तो ठीक है। उनकी मैरिज को फेक बता दिया है हाई कोर्ट ने कि आपने गलत नाम से करी है वो सब, तो ये याद रखना। फिर आईआईटी दिल्ली ने लो कॉस्ट ऑफ फ्यूल, मतलब क्लीनर फ्यूल डेवलप किया है। जो लो कॉस्ट का फ्यूल है क्लीन, ठीक है ना, क्या है इसमें, जनरेटिंग ए क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर से हाइड्रोजन जनरेट करेंगे। ये एक नया फ्यूल की खोज हुई है। तो आपको कहीं इन्वायरमेंट के लिखने के लिए आए तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। ऐसा एक आईआईटी दिल्ली ने एक आपका लो कॉस्ट क्लीनर फ्यूल डेवलप किया है, कम पैसों में और क्लीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्होंने हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर से फ्यूल बनाएंगे। फ्यूल क्या फॉर्म है, हाइड्रोजन फॉर्म में है, और कहाँ से लेंगे, वाटर से ही निकालेंगे। तो लो कॉस्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगी उसकी। तो ये वाला आया है। इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ नहीं थी। फिर ये क्या है कि एक बैगर को लर्निंग करने, वोकेशनल स्किल चलाने के लिए, उनको लाइफ और डिग्निटी, जो भीख मांगते हैं ना, उनके लिए वोकेशनल स्किल बनाने के, वोकेशनल स्किल डेवलप करने के लिए उनके लिए सेंटर्स बनाए गए, ट्रेनिंग सेंटर्स। उससे क्या होगा, वो अच्छी लाइफ जी सके। जब उनके पास स्किल्स होंगी, डिग्निटी होंगी, डिग्निटी से जी सके, लाइफ विद डिग्निटी। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, 21। तो ये कहाँ पे हुआ है, जयपुर, ये हरियाणा मतलब राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि लॉन्च ए रिहेबिलिटेशन ऑफ बैगर थ्रू ए वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एलिमिनेट देम टू लीड ए लाइफ विद डिग्निटी, से अच्छे से लाइफ जिए। तो ये स्टार्ट किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप ऐसे इनिशिएटिव को कई जगह लिखने के लिए आए, हाउ टू डेवलप ए सोसाइटी, हाउ टू डेवलप ए लाइफ ऑफ बैगर, ये सब करने के लिए आप मेंशन कर सकते हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल दे सकते हैं ये इनिशिएटिव का, मतलब जयपुर में जो स्टार्ट हुआ राजस्थान गवर्नमेंट ने किया। ये हो गया पहला आर्टिकल। आता है वही आरबीआई में 50 बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, वही इसमें मेंशन किया गया। एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ मैंने आपको कल ही बताया था, एकोमोडिक क्या होता है, फिर आपका न्यूट्रल क्या होता है, फिर आपको कौन सी पॉलिसी होती है फर्स्ट वाली, वो एक्सेसिव एकेडमेटिव और न्यूट्रल, एक में डिक्रीज करेंगे एकेडमेटिव। हाँ, तो यही सब है कि अकॉर्डिंग में क्या करना है, पहले आपको ग्रोथ पे ध्यान देना है, बाद में आपके इन्फ्लेशन पे ध्यान देना है। तो यही इन्होंने प्रपोजल दिया, यही बजट में किया गया है कि पहले डेवलप कर रहे हैं वो, किसको कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बढ़ाने में डेवलप कर रहे हैं। तो यही सारा इसमें आर्टिकल में आया है, कैसे कैसे करना है। फिर इन्होंने दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नाउ, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करो, फिर फिजिकल कंसोलिडेट बाद में देख लेंगे। मतलब पूरा आर्टिकल में क्या दिया गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट है ना, उसे बाद में देख लेना, ठीक है ना। अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना है, वही ग्रोथ को पुश करना है। सब उसी पे काम कर रहे हैं कि ग्रोथ को, पेंडेमिक से जो लॉस आया है वो कैसे फुलफिल कर सके। तो वही सारा आर्टिकल इसमें दिया है कि जो बताया फिजिकल डेफिसिट को बाद में देख लेना। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आईएमएफ ने भी बोला है कि 2030 तक, उसके बाद आप ट्राई करना। जो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कर्जा लेना या बोराइंग करना, उसे बाद में कम करना। अभी आप बोराइंग करो और मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दो। तो इन्होंने यही बोला कि गवर्नमेंट कैसे कैसे पैसा बचा सकती है। एक तो फूड सब्सिडी पे थोड़ा ध्यान दे सकती है, फजूल की फूड, जो बेकार फूड सिक्योरिटीज़ है उनको मतलब रोक सकती है, थोड़ा कम पैसा देना स्टार्ट कर सकती है। फिर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि मतलब कि जो यूजली नहीं है, आप पार्लियामेंट प्रोजेक्ट विस्ता बोल सकते हो कि उस पर अभी यूज़ को यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, उसका पैसा किसी और चीज़ में लगा सकते थे डेवलपमेंट के लिए। फिर जो तुम्हारे अनपेड है ना, मतलब कि क्लीन अनपेड ड्यूज जो बची हैं स्टेक होल्डर की, मतलब ड्यूज बच गई हैं प्राइवेट सेक्टर ऑटोनोमस बॉडीज़ में, वो आप प्लीज़ अभी पूरी कर दो, दे दो। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, वो बहुत योगदान करती हैं। कोई इनकी ड्यूज बच रही हो, मतलब आपने पैसा नहीं दिया, उन्होंने काम कर दिया, प्लीज़ उसको फुलफिल कर दो, उनको पैसा दे दो, यही बोला गया। फिर इन्होंने जो नेशनल अपना अपना क्या नाम, नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ना,
उसकी बहुत उन्होंने वो की गई है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ना, मतलब कि पाइपलाइन नहीं बना रहे, ये एक होलिस्टिक पाइपलाइन डेवलप कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, पाइपलाइन पे लाने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने तारीफ़ की है कि बहुत अच्छी चीज़ डेवलप की है। फिर डेवलपमेंट फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई है, उसमें 2020 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, उसको इन्होंने अच्छी बात बोला है। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना दी है, बेड बैंक जो मैंने पढ़ाया था उसकी इन्होंने तारीफ़ की है कि उस कंपनी को, ऐसी कंपनी की ज़रूरत है हमें कि जो हमारे एनपीए हैं, एनपीए रिकवर हो जाएंगे तो बैंक के पास पैसा आ जाएगा, वो भी हेल्प करेगा। यही सारी चीज़ें बोली हैं इन्होंने। फिर ये उनकी रिकमेंडेशन थी, मतलब कि आपकी रिकमेंडेशन 14 फाइनेंशियल आपकी कमीशन की, उसने क्या बोला था कि 32 से 42 कर दो, पर अब गवर्नमेंट 15 फाइनेंशियल कमीशन बोला कि 41 दो, 41% शेयर अपना दे दो स्टेट गवर्नमेंट को। 42 क्यों नहीं दो, 1% कम क्यों कर दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को देना पड़ेगा, मतलब जम्मू कश्मीर यूटीज़ बन गई है तो उसे भी अब हैंडल करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें उन्हें बताई गई हैं कि बहुत अच्छी चीज़ रिकमेंडेशन आप गवर्नमेंट मान रही है, और इन चीज़ों में से रोकना चाहिए। फूड सिक्योरिटी में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो फिजूल के खर्चे हैं उनको कम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करना चाहिए। और फिर जो आपके पैसा ड्यूज़ रुकी हुई हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, प्राइवेट हैं, सेक्टर की ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट एड इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट की एड से चलते हैं, मतलब पैसे से चलते हैं, उनकी जो ड्यूज़ रुकी हुई हैं प्लीज़ उनको फुलफिल कर दो, उनको पैसा दे दो। ये सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं। तो आपको पॉइंट बताऊँ क्या निकालना है। एक तो पॉइंट, जो इंस्टीट्यूशन है उनको पैसा दे दो जो गवर्नमेंट की एड से चल रहे हैं। फिर फूड सिक्योरिटी थोड़ा कंट्रोल करो, कर सकते हो आप, जो फजूल की खर्ची कर रहे हो। फिर नेशनल आपकी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में मोनेटाइजेशन के हिसाब से काम करो। फिर जो प्रोजेक्ट चलाया नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उसको अच्छे से करो, उसको अच्छे से वर्क कराओ, उसको सही ढंग पे पैसा दो। इसमें लिखा है बजटेड इंक्रीज इन कैपिटल आउटलेट वुड प्रोवाइड ए सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर टू नेशनल प्राइवेट कॉन्सेप्ट, हाउ एवर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसा है ना वो ढंग से दो, बस उसमें कमी मत छोड़ो, ये बोला है। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाना है एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर, वो भी दो। फिर जो आपने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया इसको पैसा दो। यही सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं इसमें, जो मैंने मार्क की हुई हैं। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं। फिर ये तो पढ़ना ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, और ये आपको बस ये याद रखना है पहले कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ये स्टेट से पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर उसके बाद यूएस ओपन, उसके बाद कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन, उसके बाद कौन सा होता है। इनकी पिच, जो इनकी पिच होती है वो कौन सी होती है, ग्रास किसकी होती है, हार्ड सरफेस किसका होता है, तो ये आपको याद रखनी है। थोड़ा स्टेट के लिए आ जाता है ये, यूपीएससी नहीं पूछता है, स्टेट सर्विस पूछ सकती है इससे। मैं एनडीए का एग्जाम दे के आया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था टेनिस के ऊपर। पहली बात उन्होंने कौन सी पिच किसकी होती है, ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसमें मार्क कर दिया है कि आप देख लेना इसे जाके, ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद कौन सा होता है। फिर इंडिया और यू ट्रेड पैक्ट विल बी रिमेन, उसमें बोला इल्यूसिव बताया गया कि अभी क्या हुआ है। देखो एक तो कोविड टाइम है, फिर अभी वो आपका ब्रिटेन एग्जिट हुआ है यूए से, फिर इंटरनेशनल टेंशन चल रही है यूरोपियन यूनियन में। तो वही सारी चीज़ों का इसमें डिस्कशन किया गया कि क्योंकि अभी क्या देखते हैं कि उसके बाद क्या आउटकम निकलेगा, इंडिया और यू का क्या क्या पैक्ट साइन होंगे, क्या क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, तो सब इसमें यही बताया गया। तो इसमें सब प्रॉब्लम गिनवाई गई है। प्रॉब्लम क्या क्या गिनवाई गई है, एक तो मतलब कि ईयू हैड मतलब सेम जीडीपी एज यूनाइटेड स्टेट, वन ऑफ द इंडिया मेजर ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनर, एक तो ये। फिर क्राइसिस 2020 में जो आ चुके हैं, यूए में आ चुके हैं। फिर चाइना, रशिया और तरफ से ईरान वाला जो स्ट्रेटेजी चल रही है ये वाली। उसके बाद इलेक्शन हुए हैं अभी नीदरलैंड में मांग कर रहा है ईयू से बाहर जाने की। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन मतलब कि यूएस चाइना की जो वार चल रही है उससे दूर रहना चाहता है, उसे हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं उस चक्कर में। फिर जो मैं आपके मैक्रॉन है ना, उन्होंने बोला है कि लाइक टू यूरोप दैट ग्रेट कंट्रोल ओवर द सिक्योरिटी, बट जर्मनी एंड नीदरलैंड, पुर्तगाल एंड अदर आर अनकंफर्टेबल विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ लार्जर मिलिट्री कैपेबिलिटी। जो बढ़ाने की बात चली है उससे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर इंडिया की कुछ डील बताई गई है, जैसे इंडिया ने क्या क्या चीज़ की है। एक तो वैक्सीनेशन उनकी हम बना रहे हैं, जो एस्ट्राजेनेका वाली बना रहे हैं हम। उसके बाद हमने कुछ फ्रांस से अपने जेट वेट खरीदे हैं। फिर ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया विल बी लीस्ट इन प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें ना बताई गई हैं, हम कई बार पढ़ चुके हैं। ईयू और इंडिया के बीच में रिलेशन क्या है, आप कुछ मत करना इसमें, कुछ मत देखना, आप 2 लाइन खींचना, ठीक है ना। इधर इंडो यूके सारे एग्रीमेंट लिखना, इंडिया और यूके क्या क्या एग्रीमेंट है, क्या क्या इंडिया और यूके मतलब यूरोपियन यूनियन के एग्रीमेंट है, 5 लिख लेना बस। और इधर मतलब उनसे क्या क्या हमें इफेक्ट हो रहा है। जैसे हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया इंडिया और यूयू का, तो उससे क्या होगा, मतलब हम अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके 3 लाभ,
एक वो 3 लाभ, ऐसे आप जाके आप उसमें कर सकते हो। सीधा आंसर हो जाएगा इंडिया और यूए की रिलेशनशिप में। कोई भी इंडिया और यूयू के बारे में लिखने को आएगा, आप ये पॉइंट लिख देना, सीधा बात खत्म हो जाती है। वही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि अभी नीदरलैंड में कोविड टाइम में, पेंडेमिक टाइम में राइट्स हुए हैं। इटालियन जो रिजिग्नेशन दे दिया इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे हैं ढंग से कोविड-19 की सिचुएशन को, तो उन्होंने वो दे दिया है। फिर वहाँ मतलब कि वो वैक्सीन नेशनलाइजेशन वाली बात चल रही है। भाई नेशनलाइजेशन मत करो, मैंने आपको पढ़ाया था। जो कोवैक्स प्रोजेक्ट चल रहा है, कोवैक्स, वो क्या बोलता है, सबको वैक्सीन देनी चाहिए, नेशनलाइजेशन मत करो कि गरीब कंट्री है उनका क्या होगा, कि हम पहले अपनी कंट्री को देंगे। तो यही सारे इशू हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यही सारे इसमें आए हैं। फिर ये कुछ नहीं पढ़ना है हमें। फिर डीबंकिंग फेक न्यूज़ से रिलेटेड है, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। फेक न्यूज़ के तो मैंने पूरा आपको बता दिया है क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो आपको सिंपल फॉर्म बनानी होती है। फिर कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन, कितनी बार मैंने आपको पूरी तरह पढ़ा चुका हूँ, और मैंने इसमें इसके पॉइंट ही, जो इसके पॉइंट है ना सारे, मैंने फिर अपने नोट्स में ऐड कर दिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम शुरू से पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें। कहाँ गया, ये आ जाओ, शुरू से पढ़ेंगे। जो इस पूरे आर्टिकल में पॉइंट्स हैं, तो इंटरनेट जो इस आर्टिकल के अंदर आया, मेन पॉइंट जो आपको बस 2-3 पॉइंट मेन लेने होते हैं पूरे आर्टिकल से। इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट सर्विस इज मोर देन, मतलब पूरी जितना वर्ल्ड है ना, जितनी डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी को मानती हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में शटडाउन हुआ है नेट का। ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा शटडाउन कहाँ हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है। ऐसा ये पूरा आर्टिकल बोल रहा है। आगे आ जाते हैं, इसमें और क्या बात बोलता है। इसमें बोलता है कि हमें सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने इसमें क्या बताया देखो आपको, पहली बात मैं आपको पूरा आर्टिकल पढ़ा देता हूँ। और सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ हुआ है कि जम्मू कश्मीर सबसे लंबा सस्पेंड हुआ है, बिकॉज 370 के बाद अब जाके उसमें 4G सर्विस दी गई है। पूरे पूरे 1 साल हो गए हैं करीब करीब। तो सबसे लंबा जम्मू कश्मीर में हुआ है, और पूरे वर्ल्ड में जो जितनी डेमोक्रेसी कंट्री है, सबसे ज़्यादा इंडिया में शट डाउन किए गए हैं इंटरनेट को। किस बेस पे करते हैं, कौन कौन से लॉ हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो ये प्रपोजल वाला लॉ है, टेम्परेली सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, रूल है ये 2017 का। इसे कौन करता है, जो सेक्रेटरी होम स्टेट का सेक्रेटरी होता है ना, देखो होम डिपार्टमेंट का है ना, MHA का सेक्रेटरी यूनियन का, वो ऑर्डर दे सकता है। जो स्टेट की होम मिनिस्ट्री होती है वो ऑर्डर दे सकती है उसका सेक्रेटरी, ये इसके अंदर आते हैं। फिर सेक्शन 144 में DM भी सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक धारा 144 लगाने का अधिकार है। सबसे बड़ा जो एक्ट है, सबसे पुराना एक्ट है इसका, ये टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, जो ये भी सस्पेंड कर सकता है। ये आप सीधा पढ़ लेना किस बेस पे करते हैं, कि पब्लिक इमरजेंसी ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी और इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। उसके बाद कौन सा एक्ट आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से भी हम करते हैं। इसमें हम आर्टिकल भी ब्लॉक कर देते हैं, इसमें हम आपको ऐप को भी ब्लॉक कर देते हैं, जो किया था अभी चाइना के ऐप इसी एक्ट के अंदर किए गए थे। अब क्यों करते हैं, एक तो फेक नॉलेज को चेक करने के लिए, फेक न्यूज़ सर्विलेंस हो रही है, और प्रिवेंटिव रिस्पॉन्स, मतलब कि कुछ दंगा होने वाला है, आपको पता है दंगा होने वाला है, तो आप क्या कर देते हो, पहले ही ब्लॉक कर देते हो। रजिस्टर्ड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन राइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कोई ग्रुप कुछ प्रोपेगेंडा चला रहा है, पहले ही ब्लॉक कर दोगे इंटरनेट को, उनकी कुछ न्यूज़ है उनको रोक दोगे। और नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ प्रॉब्लम होने वाली है नेशनल स्तर पर, फेक न्यूज़ होंगी तो उस पर भी आप ब्लॉक कर सकते हो। ये 3 चीज़ें क्यों करते हैं, ठीक है। अगेंस्ट क्या है, देखो वही है कि इसमें कर्बिंग द स्पीच, हमारी 19(1)(a) का उल्लंघन हो रहा है, स्पीच को कर्व किया जा रहा है। और सीरी सिंघल, जो आपकी सीरिया सिंघल वाला केस था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है, जो IT एक्ट का 98A है, इस वाले एक्ट का, ये इलीगल है, आप इसके अंदर नहीं कर सकते स्पीच कर्व। तो इसमें वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला IT एक्ट 69A, जिसके अंदर इंटरनेट ब्लॉक करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, मिनिस्ट्री से बोल दिया, मतलब गवर्नमेंट से बोल दिया। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का शाकाल आपका एक प्राइस जजमेंट भी था, उसमें भी सेम चीज़ बोली गई थी कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इकोनॉमिकल लॉसेस क्या क्या होते हैं, एक तो रुपये का लॉस्ट होता है, जो भी मैं आर्टिकल में आपको पढ़ाऊंगा कितने का लॉस हुआ है अभी गवर्नमेंट का। फिर गिग इकोनॉमी, जैसे आपकी ओला, उबर, ये सब चीज़ें होती हैं, फिर आपको इनका लॉस होता है। दूसरी चीज़ क्या है, सोशल कॉस्ट का भी होता है। सोशल कॉस्ट कैसे, जैसे मोबाइल चलाते हैं आप, उसमें आपको मोबाइल बैंकिंग करते हो, हेल्थ की कोई ऑनलाइन सर्विस ले रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, तो ये सोशल थिंग्स हो गई, जिन इनका भी लॉस होता है। इसका गया ब्रो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 हाँ, राइट टू इंटरनेट। हाँ 2 आर्टिकल 19 भी है इसमें, और वो उसमें आएगा आज के केरला वाला, हाँ केरला वाला केस था ना उसके रिगार्डिंग। हाँ हाँ।
फिर इन्होंने आज के आर्टिकल में कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं, जैसे अपग्रेड करो अपने सिविल मतलब साइबर कोई डिवीजन। वाईफाई वाला क्या? वाईफाई कनेक्शन वाला तो नेट नहीं होता ना बंद। नहीं नहीं, सब कर देते हैं, अगर वो प्रॉब्लम दिखती है तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले मोबाइल शट डाउन किया जाता है। नहीं, केस में आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती, वाईफाई वाला नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा नहीं है, सब कर सकते हैं। सब जम्मू कश्मीर में टोटल किया गया था, वो उनकी चॉइस होती है। पहले वो टावर के नेटवर्क डाउन करते हैं, अगर ऐसा लग रहा है उन्हें तो वाईफाई भी कोई हवा से नहीं चल रहा, उसकी लाइन नहीं बिछी हुई पूरी, इतना नहीं, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्ट होता है। तो क्या करते हैं, वो जाके बस उस एरिया के टावर के नेटवर्क डाउन कर देते हैं जो उस एरिया को सर्विस दे रहे हैं। ऐसे होता है। वाईफाई वाला बहुत कम होता है, पर अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी है वो भी कर देते हैं। ये कन्फ्यूज़न वाली क्रिएट बात है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछता जिसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वो, फिर उसमें कोई वर्डिक्ट निकाल के लाएगा या ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा। तो कभी जो जिसमें कुछ न वो आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, यूपीएससी कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। सॉल्यूशन क्या है इसके? कुछ सॉल्यूशन आज के न्यूज़पेपर में मैंने यहीं पे लिखे हैं। अपग्रेड करना चाहिए अपनी साइबर डिफेंस को, जो डिवीज़न है उसे अपग्रेड करना चाहिए। इंस्टीट्यूट टू आपको डायरेक्ट नेट बंद मत करो, पहले साइबर डिवीज़न से उनसे लो कि वो कैसे काम करे, उसे अपग्रेड करो। इंटरनेट बैंड लास्ट रिसोर्ट रखो भाई, पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ये लास्ट रिसोर्ट रखो इंटरनेट को, क्योंकि इससे और भी सर्विस चल रही हैं, और भी सर्विस चल रही हैं। फिर क्या हो सकता है, तो यूज़ सर्विलांस सिस्टम। आप इंटरनेट को बैन करने का सर्विलांस चेक करो कि कहाँ से क्या फेक न्यूज़ आ रही है, उसको कर्व करने की कोशिश करो, जो स्प्रेड कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करो, उसके बाद इंटरनेट के बारे में सोचो। तो ये तीन उन्होंने सॉल्यूशन दिए हैं। मैं आपको आ जाता हूँ आर्टिकल पे। देखो मिनिस्ट्री ने क्या किया, एनसीआर के बॉर्डर में ब्लॉक किया था, जैसे सिंधु बॉर्डर में इधर उधर ब्लॉक किया था, शट डाउन किया था इंटरनेट को। वही देखो, इंडिया सबसे ज़्यादा बार कर चुका है, पूरी जितनी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी कंट्री है। लॉन्गेस्ट कहाँ पे किया था इंडिया ने? लॉन्गेस्ट किया था अपना, उसमें किया था अपना 370 बाद जम्मू कश्मीर में। यही सारी चीज़ इसमें बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड द जनवरी 2020 राइट टू एक्सेस द इंटरनेट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट अलॉन्ग विद द फ्रीडम ऑफ द कैरी ऑफ द ट्रेड बिजनेस, जो आपका 21 के अंडर भी आता है, ठीक है ना, जो अपना नहीं तो 19 के अंडर भी आता है। देखो ये सब चीज़ में बताई गई है, सारी चीज़ में बताई गई है। उसके बाद इन्होंने कुछ सॉल्यूशन, देखो कितने हज़ार का लॉस हुआ है 2020 में, 20,000 करोड़ का इंडिया को लॉस हुआ है कि इंटरनेट शटडाउन से, ठीक है ना। फिर इसमें यही बताया गया है कि इंडिया हैज़ बीन मतलब रीस्टोर्ड मस्ट बी इनफोर्स द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन प्रोटोकॉल। इनको काम करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए साइबर डिवीजन को, इन्फोर्स करना चाहिए एजेंसी को विद इन न्यू एज इनोवेटिव, मतलब इनोवेटिव जो मैकेनिक है वो बताना चाहिए। सर्विलांस सिस्टम को इंक्रीज करना चाहिए, और गवर्नमेंट को लास्ट रिसोर्ट रखना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट स्पेशली इन डेमोक्रेसी वी विल हैव क्रिएट ए मॉडर्न और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन दैट हैव अथॉरिटी टू एक्सपर्टाइज टू क्रिएट ए फ्रेमवर्क दैट मीट द चैलेंजेस विदाउट फॉलोइंग, मतलब इंटरनेट मेजर को बंद करो। यही सारी बात की गई है, सब बात बस एक लास्ट रिजॉर्ट मैंने आपको सब बता दिए हैं, सारे पॉइंट मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। आप चाहे देख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिए हैं 3-4, फिर यहाँ पे मैंने पूरे लॉ बता दिए हैं जिससे हम करते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम बता दिए हैं क्यों करते हैं हम इसे, ये तीनों प्रॉब्लम। हाँ, फिर क्या उसके अगेंस्ट में, तीनों चीज़ बता दिया मैंने। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वाली वे से बताया, मैंने बता दिया आपको, ये 4 चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल वाली उससे है, ये वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वाली उससे है। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल बेसिस क्या प्रॉब्लम है, ये भी मैंने आपको बता दिए। फिर सोशल बेसिस क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो तीनों मैंने आपको कवर कर दिए, एक आंसर फॉर्मेशन आप अच्छे से कर सकते हो। चलो अपने आर्टिकल पे आ जाते हैं। आर्टिकल लास्ट न्यूज़, लव जिहाद की बात कर रहे हैं। केरला बीजेपी ने बात की है कि लव जिहाद का लॉ वहाँ भी आना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश और यूपी में आया। अभी यूपी का और मध्य प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट चेक कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट है या नहीं है, वो चेक कर रहे हैं। फिर ये एक मतलब कि कोकोनट क्लाइंबर है केरला के, तो केरला गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है। नाम याद रख सके तो रख लेना, नहीं रखने तो मत रखना। ये कोई अवार्ड है तो जी ली करके और श्रेष्ठ करके, तो ये नाम याद रखना, कौन से स्टेट का, बस याद रखना केरला का है, इतना याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। वही ग्लेशियर कोलैप्स क्यों है, क्लाइमेटिकल चेंज इम्पैक्ट है, जो मैंने आपको कल ही बता दिया था, कल ही स्कीम आई थी। ग्लेशियर लेक बस्ट हो गया, वो नीचे बह गया। फिर पहले भी हो चुका है, उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आ चुका है, मलापा लैंड स्लाइड हो चुका है, चमोली अर्थक्वेक आया था, उससे पहले भी वहाँ पे हो चुके हैं। और 2013 में वो नॉर्थ इंडियन फ्लड आई थी, जिसमें उत्तरकाशी से लेके आई थी फ्लड। वो बहुत आदमी उसमें इधर उधर हो गए थे। देखो 5,700 पर्सन परस्यूम द डेथ, 6,000 के आसपास लोग मरे थे, इतने तो ऑन रिकॉर्ड है।
ऑफ रिकॉर्ड तो पता नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैं बहुत छोटा था, 2003-13 में शायद मैं 12th क्लास में था, तो मेरे पास में गंगा पड़ती है, तो मैं देखने गया था। तो वहीं पे मैंने एक वैगन आर गाड़ी को अंदर से निकाल लेते, 5 लोग उसके अंदर बैठे हुए थे जो डेथ थे। 5 लोगों मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो आप सोच सकते हो कितनी मासिव तरीके से ये पूरी आई थी। तो वही तपोवन जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो एंटायरली वॉश अवे हो चुका है पूरा। जो बन रहे 2 प्रोजेक्ट, एक आपका बन रहा था धौली गंगा प्रोजेक्ट, एक आपका बन रहा था ये तपोवन वाला, दोनों गायब हो चुके हैं। ये आगे धौली गंगा वाटर ब्रिज टू रिकॉर्ड। फिर मैंने आपको बता दिया है कौन सा मतलब धौली गंगा से कनेक्ट होती है, उसे कौन सी बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। फिर नंदकंडी से नंद प्रयाग बोलते हैं। फिर पिंडार आती है, पिंडार से बोलते हैं करण प्रयाग बोलते हैं। फिर मंदाग्नि से जो आती है उसे रुद्र प्रयाग बोलते हैं, ठीक है ना। फिर जो अपनी भागीरथी से लास्ट में मिलती है उसे देव प्रयाग बोलते हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना है इनके कौन कौन से हैं, क्योंकि अब चांस बढ़ गए हैं। चांस क्यों बढ़ गए हैं? जब ऐसी जगह न्यूज़ में चलती रहती है धौली गंगा ये गंगा, तो उसके चांस बढ़ जाते हैं यूपीएससी क्वेश्चन पूछने के। फिर अफगानिस्तान को हम कोविशील्ड वैक्सीन देंगे। मैंने और कंट्री बता सकता हूँ, ब्राज़ील को भेज चुके हैं, श्रीलंका को भेज चुके हैं, क्योंकि लिखने के लिए आपको इनकी रिलेशनशिप के लिए भी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए भी, और इंटरनेशनल कैसा काम कर रहे हैं वो भी हमें लिखने के लिए एग्जाम्पल जितने होंगे उतना क्वेश्चन आपका अच्छा होगा। तो ऐसे थोड़ा याद रखना। फिर क्या कर चुके हैं, किरण सर्विसेज स्टार्ट की थी किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावर ने। किरण हेल्पलाइन में क्या था कि मेंटली हेल्थ जो बिगड़ रही थी पेंडेमिक टाइम पे, वो चेक करने के लिए। उस रिपोर्ट में क्या पाया गया, इन कंपेयर टू वुमेन, मैन जो आदमी है उनकी मेंटली हेल्थ ज़्यादा बिगड़ रही है इन कंपेयर टू वुमेन, उसमें ऐसा पाया गया है। बस आपको क्या याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है, किरण क्या थी, किरण सर्विसेज क्या थी, इज रिलेटेड टू व्हाट। ये एक तरह से मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए एक ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने स्टार्ट की थी। ऐसा मैंने अपने नोट्स में भी मेंशन किया है। ये रहा किरण सर्विसेज क्यों की गई थी। फिर एक चीज़ और बता दूँ, इंडिया का फर्स्ट थंडर स्टोम रिसर्च है, थंडर स्टोम आते हैं ना अपने, उनका पहला टेस्ट बेड मतलब कहाँ बनाया गया है, वो बनाया गया बालसुरई उड़ीसा में। आपको याद रखना उड़ीसा और ये आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये थंडर स्टोम के यहाँ पे बहुत आते हैं, साइक्लोन थंडर स्टोम। तो उन वहाँ बनाया गया बालासोरे उड़ीसा के अंदर, इंडिया का पहला थंडर स्टोम रिसर्च सेंटर। रिसर्च क्या होगी कि कितना डैमेज होता है इसके आने से, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं इसे, कैसे रोक सकते हैं, पहले कैसे वार्निंग डेवलप कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए डेवलप किया गया। अगर किसी यूपीएससी ना पूछे, या फिर यूपीएससी पूछ सकता है, या फिर स्टेट एग्जाम भी पूछ सकता है कोई सा, कहाँ पर डेवलप किया गया इंडिया का फर्स्ट, वो बालासोरे उड़ीसा के अंदर। ये आ जाओ अपनी न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ क्या आती है, इसमें सारी फ्री वर्डिंग दी गई है, मतलब नॉर्थ जोन कितना है, यहाँ पे सुसाइड 7.8% सब स्टैंड कितना बढ़ गया, मिसलीनियस कितना। तो बस आप कुछ याद रखना, ये स्कीम का नाम याद रखना, किरण। किरण में कुछ भी बता सकता है आपको। एक किरण शक्ति मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, वो आप बताना किसके साथ में होती है। किरण शक्ति शायद सूर्य किरण, सॉरी सूर्य किरण, वो किसके साथ होती है आप बताना। हिंट देता हूँ, एन नाम है उस कंट्री का, मुझे याद है, मतलब देख लेना एक बार, चेक कर लेना, शायद वही है क्या, सूर्य किरण करके मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, किसके साथ होती है आप बता देना, कमेंट में बता देना, या अभी देख के बता दो। और यूक्रेन ने क्या किया है, हमारे डिफेंस को खरीदने के लिए उन्होंने 17 मिलियन का साइन किया। जो हमारा एरोस्पेस चल रहा है बेंगलोर में, उसमें उन्होंने डील साइन की, क्योंकि एरोस्पेस में कुछ नहीं होता, एक तो मतलब कि चीज़ों की, मतलब कि वो एग्जीबिशन होती है जो डिफेंस की चीज़ें हैं, और फिर वो एयर के क्या होते हैं, वो एयर के हेलीकॉप्टर के, एरोप्लेन या फिर फाइटर जेट के शोज़ होते हैं उसके अंदर। तो यूक्रेन ने मतलब हमारे उनको देखने के बाद हमारी ये मतलब कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि हम यहाँ से कुछ परचेज करेंगे इंडिया से। क्या परचेज करेंगे वो भी इसमें दिया गया है, इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको याद रखना है रिलेशनशिप के लिए, आईआर के लिए। और सेकंड थिंग, आपको किस चीज़ के लिए याद रखना है, आपको याद रखना है कि हम और क्या क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कोविशील्ड किस किस को दे रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए। आगे चलते हैं। आगे न्यूज़ जो आई है वो न्यूक्लियर डील से आई है। मैंने आपको बताया ना वो जैकोब जॉइंट फ्रंट एक्शन प्लान। तो यूएस से क्या बोला है, ईरान ने क्या बोला है, पहले आप हमसे सेंक्शन हटाओ, जो हम पे काट सवाट सेंक्शन लगा रखे हैं आपने, पहले ये हटाओ, उसके बाद हम न्यूक्लियर डील के बारे में सोचेंगे। तो हम वो पढ़ लेते हैं वो क्या है, वो सेंक्शन वो क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो वो सेंक्शन क्या है, वो मैंने शायद लिए भी है, नहीं लिए, शायद लिए हैं मैंने, ऊपर ही लिए है। देखो ये अपनी जो न्यूक्लियर डील है, उसके बाद से पहले सेंक्शन हटाओ, उसे बोलते हैं JCPOA, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं प्लस 1 EU की जो है जर्मनी, इनके बीच में साइन हुए थे। उसमें क्या हुआ था
ठीक है ना। डील हुई थी 2015 में। इसमें क्या किया गया था, जो मतलब कि न्यूक्लियर डील थी ये। इसमें क्या किया गया था, ईरान को ये कंट्री आपको यूरेनियम प्रोवाइड करेंगी, ठीक है ना। ये कंट्री टू लिमिट अमाउंट में प्रोवाइड करेंगी, और वो उसे कहाँ यूज़ करेंगे, मतलब कि इनरिच नहीं करेंगे, उसका लेवल नहीं बढ़ाएंगे, इनरिचिंग नहीं करेंगे यूरेनियम की, और उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और पीसफुल एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे। ऐसी डील साइन हुई थी इन P51 के बीच में और ईरान के बीच में। पर 2019-18 में आप ना इससे बाइकआउट कर गए थे, ट्रम्प साहब ने मना कर दिया था, हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने उन पर सेंक्शन भी लगा दिए थे ईरान के ऊपर। तो यही सारी चीज़ थी, हम उस पर बात करेंगे। जो बाइडन साहब आए उन्होंने बोला है हम इस डील पे बात कर सकते हैं, तो ईरान ने भी उसका रिस्पॉन्स दिया है। ईरान ने बोला कि पहला भी हम पे सेंक्शन हटाओ, उसके बाद हम इस डील पे बात करेंगे, क्योंकि अभी वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, इनरिच कर रहे हैं, तो ये खतरा भी है ना इंटरनेशनल के लिए। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये डील साइन की थी। इसमें कौन कौन सी कंट्री है, P5+1 कंट्रीज़ है, P5 परमानेंट 5 है, और एक जर्मनी EU की कंट्रीज़ है। 2015 में साइन हुई थी। ये रिलेटेड टू न्यूक्लियर डील थी। और ये कंट्री क्या करने वाली थी, हम आपको देंगे तो यूरेनियम, पर आपको क्या करेंगे, आपको हम मॉनिटरिंग भी करेंगे, आप सही जगह यूज़ कर रहे होगा इसको। तो ये वाली डील थी। तो ईरान ने भी रिस्पॉन्स दिया है। जो बाइडन ने बोला था कि हम इस डील पे काम करेंगे अगर ईरान अच्छे से काम करेगा, ईरान ने रिस्पॉन्स दिया है कि पहले आप हम पे सेंक्शन हटाओ, उसके बाद हम इस डील के बारे में आपसे बात करेंगे। यही वो डील है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी अरब वर्ल्ड से रिलेटेड। उनका फर्स्ट प्रोब गया है, जो मार्स पे प्रोब गया भेजेंगे वो, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम याद रखना, अल अमल। ये अरेबिक वर्ड है, ये होब करके नाम आता है इसका। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ अरब कंट्री ने भेजा है अपना प्रोब, और आगे भी 2024 में भी मून पे भेजने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ गया, ये मार्स पे गया। इसके नोट्स में दिखा देता हूँ आपको, सॉरी इसके नोट्स में 5 मिनट, ये आ गया है। ये जापान के थ्रू इन्होंने भेजा है, और ये फर्स्ट अरेबिक इंटरप्लैनेटरी मिशन है, मार्स पे गया है। और ये जो वेदर है, मतलब रेड प्लैनेट मार्स के, उसकी वेदर कंडीशन को नोट करेगा। तो किसने भेजा है, UAE ने भेजा है, UAE। ये मैंने इसमें लिखा नहीं, पर आपको याद रखना ये UAE ने भेजा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने भेजा है। तो अल अमल आपको याद रखना है किस कंट्री का है। ये फर्स्ट टाइम अरब कंट्री ने ऐसे स्पेस में काम किया है, तो यही इस पर दिखाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है पॉप। जो भी तक क्या होता है, वेटिकन सिटी है आपकी, वेटिकन सिटी है, उसमें क्या होता है, जो अपने क्रिश्चियनों के मतलब हेड होते हैं ना, मतलब उनके धर्म के, वो पॉप हमेशा क्या बनते हैं, वो हमेशा एक आपको मैन ही मिलेगा, वुमेन नहीं मिलेगा। और जो अभी के रिसेंटली पॉप हैं, पोप फ्रांसिस है, उन्होंने क्या बोला है कि वुमेन को भी बनना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए होली उस काम के लिए, कि वुमेन भी बन सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात इन्होंने छेड़ दी है, कि रिलीजन के हम बोलते हैं ना, महिला को पीछे रखते हैं। सबरीमाला इशू है अपना, कि महिला को मतलब 12 साल से लेकर 50 साल की एंट्री बैन है इन सब के लिए। तो आप इन इशू को मेंशन कर सकते हैं उनकी फेवर में। जैसे अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि वुमेन को बैन करना चाहिए, तो ऐसा जो क्रिश्चियन के जो हेड है रिलीजन के, पॉप फ्रांसिस, उन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वुमेन को भी एक तरह से पॉप वो भी बन सकती हैं, उनका भी अधिकार है। मतलब अधिकार इन द सेंस ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उन्हें रोके उस चीज़ बनने से। तो इन्होंने एक फर्स्ट पहल कर दी है वेटिकन पोस्ट में, मतलब वेटिकन पोस्ट में उन्होंने फर्स्ट पहल कर दी है, ऐसा बोल के। तो आप अपने व्यू से ऐसा मेंशन कर सकते हो कहीं लिखने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ये पॉइंट एक मेंशन कर सकते हो, इतनी बात है। और सब न्यूज़, आज का आर्टिकल ख़त्म हो चुका है, और आगे कोई न्यूज़ ऐसी इसमें नहीं है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, पर मैं रिकॉर्डिंग रोक दूंगा।